मुंबई नाम के शहर में सुबोध नाम का आदमी एक बड़े कंपनी में काम किया करता था। उसके परिवार में पत्नी रेखा और बेटी राधा रहती थी। सुबोध की तनख्वाह अच्छी होने के कारण उसका परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता था। रेखा के हाथों के पकवानों को बहुत ही स्वाद था। एक दिन सुबोध अपनी पत्नी रेखा से, रेखा, कल हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए अच्छा खाना बना के रखना। कल हमारे घर पर कितने लोग आएंगे? लगभग 10 लोग आएंगे। ठीक है, कल खाना बनाकर रखूंगी। ठीक है। ऐसा कहकर सुबोध ऑफिस में चला जाता है। अगले दिन सुबोध ऑफिस के लोगों के साथ घर लौट आता है। घर आते ही खाने की खुशबू से सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे भाई सुबोध, खाने की तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पेट में तो जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। चलो राजन, तुम्हें अभी खाना खिलाता हूँ। हाँ चलो जल्दी। ऐसा कहकर राजन और बाकी के सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि मेहमान खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबोध की नौकरी अच्छी चल रही थी। तभी कुछ ही महीनों में कंपनी के हालात खराब होने के कारण बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया। उसमें सुबोध भी एक था। सुबोध उस दिन जल्दी घर आ जाता है। उसे देख रेखा सुबोध से, आज आप इतने जल्दी कैसे घर वापस आए? रेखा, मेरी नौकरी चली गई है। कंपनी के हालात बहुत खराब होने के कारण कंपनी ने बहुत सारे लोगों को निकाल डाला। मगर ऐसे कैसे निकाल डाला? कुछ बताया भी नहीं। रेखा की बातें सुन सुबोध मन ही मन बहुत सोचने लगता है और सोचते सोचते घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही उसके पुराने आवारा दोस्त उसे मिल जाते हैं। उनके साथ सुबोध बैठ के दारू पीने लगता है। उस दिन सुबोध बहुत दारू पीकर घर लौटता है। सुबोध घर आते ही रेखा से, रेखा, ओ रेखा, जल्दी से मुझे खाना परोसो। जी अभी परोसती हूँ। ऐसा कहकर रेखा सुबोध को खाना परोसती है। सुबोध खाना खाकर सो जाता है। अब ये हर रोज होने लगा था। जब से सुबोध की नौकरी गई थी तब से सुबोध ने पीना शुरू कर दिया था। वो घर में से पैसे लेकर जाया करता था। रेखा उसे रोकने की कोशिश करती तो सुबोध उसे मारपीट किया करता था। एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाने के कारण घर में खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। ये देख रेखा बहुत चिंतित हो जाती है। वो मन में सोचती है, अगर मैं कुछ काम धंधा करके पैसे कमाऊं तो मेरी गृहस्थी अच्छी चलेगी, खाने के लाले तो नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोचकर रेखा सुबह उठकर कुछ मिठाइयाँ बनाती है और उसे टोकरी में डाल के बाजार में बेचने चली जाती है। उसकी मिठाइयों की खुशबू से बहुत से लोग उससे मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। रेखा की सारी मिठाइयाँ बेची जाने के कारण वो बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी दोस्त हेमा उसे मिलती है। हेमा रेखा से, अरे रेखा, तुम यहाँ बाजार में क्या बेच रही हो? मैं यहाँ मिठाइयाँ बेच रही हूँ हेमा। रेखा, तुम अचानक से मिठाइयाँ क्यों बेच रही हो? सुबोध भाई साहब की तो अच्छी खासी नौकरी है, फिर भी तुम ये काम क्यों कर रही हो? उनकी नौकरी चली गई और घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे, इसीलिए मैंने मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे पता नहीं था रेखा। वैसे तुम्हारे हाथ की मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट होती है। मुझे भी देना 1 किलो मिठाई। हाँ, अभी देती हूँ। ऐसा कहकर रेखा हेमा को मिठाई देती है। हेमा मिठाई लेकर घर चली जाती है। रेखा भी मिठाई लगभग बेची जाने के कारण घर लौट आती है। अब घर आते ही रेखा पैसे गिनती है और मन में, इसमें से कुछ पैसे अलग निकाल के रखती हूँ, राधा बड़ी होने के बाद काम में आएंगे। ऐसा कहकर रेखा कुछ पैसे एक गुल्लक में डाल के बाकी के पैसे अपने पास रख देती है। उस दिन भी सुबोध को पैसे चाहिए थे। उसे घर के एक जगह में पैसे दिखाई देते हैं। तभी उसने वो पैसे लिए और दारू पीने जा रहा था। तभी रेखा सुबोध से, अजी आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसे पैसे खर्च करेंगे तो हम खाएंगे क्या? चल हट, मुझे जाना है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर रेखा को सुबोध धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो जमीन पर गिर जाती है। ये देख राधा उसके पास चली आती है। माँ, तुम्हें पिताजी ने ऐसे धक्का क्यों दिया? राधा, मेरा ही ध्यान नहीं था, इसीलिए मैं गिर गई। चलो हम खाना खा लेते हैं। हाँ माँ, चलो। ऐसा कहकर राधा और रेखा घर में चले जाते हैं। घर में जाकर राधा और रेखा खाना खा लेती है। खाना हो जाने के बाद दोनों सो जाती है। उस दिन से सुबोध को जुआ खेलने की आदत पड़ गई। उसकी वजह से सुबोध ने सारे पैसे गंवा डाले
और उसने खुद का रहने का घर भी वहां पे बेच डाला। नशे की हालत में वो क्या करता उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब एक दिन एक आदमी उसके घर आकर, अरे सुबोध, ये घर खाली करो भाई। और कितने दिन रहोगे मेरे घर में? आप ये क्या कह रहे हो भाई साहब? हमारे ही घर से हमें ही निकलने के लिए कह रहे हो? बहन जी, ये घर मेरा है। तुम्हारे पति ने मेरे नाम पे करवा दिया है ये घर। तुम्हारे पति ने इसके बदले में मुझसे पैसे लिए थे। जुए में हार गया होगा तुम्हारा पति वो पैसे। रेखा ये सब सुन चुप हो जाती है और उस आदमी से, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि मेरे पति ने ये घर भी बेच डाला। मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं आपका घर खाली कर दूंगी। ऐसा कहकर रेखा घर में चली जाती है। उसकी आंख में से आंसू बहने लगे थे। अगले ही दिन रेखा अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली जाती है। अब ये सब उसकी सहेली सुषमा देख रही थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सुषमा रेखा से, अरे रेखा, तुम ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अब ये घर हमारा नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो रेखा? वो पता नहीं सुषमा, सिर्फ ये घर खाली करवाना है। रेखा, तुम चाहो तो तुम मेरे घर में किराए से रह सकती हो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। सुषमा, मेरी तो बहुत मदद हो जाएगी अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे किराए पे रहूंगी तो। ठीक है, तो फिर चलो मेरे घर। हाँ। ऐसा कहकर रेखा सुषमा के साथ उसके घर चली जाती है। अब रेखा, सुबोध और राधा अच्छी तरह से उस घर में रहने लगे थे, मगर घर की जिम्मेदारी रेखा के सर पर आने की वजह से रेखा को काम करना पड़ता था। अब रेखा बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती और बाजार में जाकर बेचा करती थी। इन सब में राधा अब बड़ी हो गई थी। राधा अब अपनी माँ का हाथ बटा दिया करती थी। ये सब देख रेखा बड़ी खुश हुआ करती थी, मगर उसे उसकी बेटी की शादी की चिंता थी। इसीलिए रेखा थोड़े थोड़े जमा किए हुए पैसे बेटी की शादी के लिए रखती थी। मगर एक दिन सुबोध का एक्सीडेंट हो गया। सुबोध का अस्पताल में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। उसमें रेखा ने जमा किए हुए सारे पैसे खर्च हो गए, मगर सुबोध बच न सका। ये सब सुन रेखा और राधा बहुत फूट फूट कर रोने लगे। आज उनके घर का सहारा ही चला गया था। अब रेखा के मन में अपनी बेटी की शादी का ख्याल आता है, मगर पास में पैसे ना होने के कारण वो फिर से काम करने लगती है। एक दिन रेखा की सहेली हेमा उसे दिखती है। तभी हेमा रेखा से, रेखा, सुबोध भाई साहब का तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम दोनों कैसी हो? हम दोनों अच्छी है हेमा, तुम्हारा कैसे चल रहा है? मेरा तो सब ठीक है। मेरे मन में कितने दिनों से एक बात थी, तुम कहो तो पूछूं? हेमा, इसमें पूछने की क्या बात है, पूछो। रेखा, मेरा बेटा अच्छी कंपनी में काम करता है और मैं चाहती हूँ कि राधा मेरे घर की बहू बने। ये सब बातें सुनकर रेखा हेमा से, हेमा, मेरी राधा अगर तुम्हारे घर की बहू बनेगी तो मेरी राधा के भाग ही खुल जाएंगे, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लड़की के सिवा कुछ नहीं चाहिए रेखा। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है और शादी का सारा खर्चा मैं ही करूँगी। ये सब सुन रेखा की आंखों में से आंसू बहने लगे। अब रेखा हेमा के गले लग जाती है और हेमा रेखा से, तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो रेखा, मैं सब संभाल लूंगी। और रही बात पैसों की, तो वो आज है तो कल नहीं। हाँ हेमा, मुझे तुम जैसी सहेली मिली, मेरे तो भाग ही खुल गए। दोनों की बातचीत चल रही थी, तभी राधा वहां आ जाती है। रेखा राधा से, राधा, हेमा चाची का आशीर्वाद लो। ऐसा कहते ही राधा हेमा के पैर पड़ के आशीर्वाद लेती है। अब कुछ ही दिनों में हेमा के बेटे गोविंद के साथ राधा की शादी हो जाती है। जैसा रेखा ने सोचा था, उससे कई बेहतर शादी राधा की हुई थी। ये सब देख रेखा बहुत खुश हो गई थी। अब रेखा भी अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रही थी। एक गरीब को लड़की की शादी करवाना सच में बहुत ही कठिन काम होता है। और तो और हमारे समाज में दहेज प्रथा होने के कारण लड़कियों को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए हमें इन सब का विरोध करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। रामगढ़ नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में रेवती नाम की औरत दूध बेचने का काम किया करती थी। रेवती की सुधा और राधा नाम की 2 लड़कियां थी। दोनों भी पढ़ाई अच्छी तरह से किया करती थी। रेवती के पास 3 गाय होने के कारण रेवती गाय का दूध बाजार में जाकर बेचा करती थी।
कभी कभी दूध बच जाने के कारण रेवती उस बचे हुए दूध का दही बनाकर बेचा करती थी। रेवती का स्वभाव विनम्र होने के कारण लोग उससे ही दूध और दही खरीदा करते थे। एक दिन चंपा रेवती के घर आकर, रेवती बहन, मेरे घर आज मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मुझे 5 लीटर दूध और 2 किलो दही चाहिए था। आज दूध और दही दोनों भी है, ये लो चंपा। और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चलो रेवती बहन, मैं आती हूँ। हाँ, रेवती दूध देकर बाहर गायों को पानी और चारा डाल के घर में आती है। घर में आकर देखती है तो सुधा और राधा घर का काम कर रही थी। उन्हें देख रेवती, सुधा जरा पानी तो लाना। हाँ माँ, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर सुधा पानी लेकर आती है और तभी सुधा रेवती से, माँ आज तुम थकी हुई लग रही हो, तुम कहो तो हम तीनों गायों को लेकर चराने जाते हैं। हाँ माँ, यही पास में ही लेकर जाते हैं। ठीक है, तुम दोनों गायों को लेकर जाओ, लेकिन उन पर ध्यान रखना, किसी के खेत में नहीं जानी चाहिए। हाँ माँ, हम गायों पर ध्यान रखेंगे। चलो दीदी। ऐसा कहकर राधा और सुधा गायों को लेकर वहां से जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में जाते ही सुधा और राधा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गाय उनके पास ही घास खा रही थी। थोड़ी देर में दोनों बहनें गायों को लेकर घर चली जाती है। घर जाते ही सुधा अपना काम करने लग जाती है और राधा अपनी पढ़ाई कर लेती है। तभी रेवती के घर की पड़ोसी रेखा आ जाती है। रेखा रेवती से, रेवती बहन, मेरे घर में कल का खाना बहुत बचा हुआ है, मैं तुम्हारे गायों को वो खाना खिला दूं क्या? हाँ खिला दो रेखा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऐसा कहकर रेवती घर में चली जाती है। रेखा को रेवती की तरक्की देख जलन महसूस हुआ करती थी, इसीलिए रेखा ने गायों के खाने में आज कुछ मिलाकर लाया था। रेखा मन ही मन बहुत खुश होकर, मैंने ये खाना गाय को खिला दिया तो गाय दूध ही देना बंद कर देगी, कितना मजा आएगा ना, रेवती का धंधा बंद हो जाएगा। ऐसा कहकर रेखा गाय को खाना खिलाकर वहां से चली जाती है। शाम होने पर रेवती गाय का दूध निकालने जाती है। गाय दूध ही नहीं देती। लगता है आज इनका पेट भरा नहीं होगा, इसीलिए मेरी गाय दूध नहीं दे रही है। मैं सुबह इनका दूध निकालूंगी। अब रेवती घर में जाकर अपना काम कर लेती है और अगले दिन सुबह रेवती गाय का फिर से दूध निकालने जाती है। गाय आज भी दूध नहीं देती। ये देख रेवती बड़ी चिंतित हो जाती है और खुद से, मेरी गायों को अचानक से क्या हो गया है, इन्होंने कल भी दूध नहीं दिया और आज भी दूध नहीं दिया। ऐसा सोचते सोचते रेवती घर में आ जाती है। रेवती बड़ी चिंतित हो गई थी। ऐसे ही 1 महीना पूरा हो गया मगर गायों ने दूध ही नहीं दिया। इससे घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। उनके खाले के लाले पड़ने लगे थे। ये देख रेवती बड़ी परेशान होने लगी। कमाने का एक ही जरिया होने के कारण रेवती बहुत सोचने लगी। एक दिन रेवती को हार्ट अटैक आ गया। तभी घर में सुधा अकेली थी। सुधा ने पड़ोसियों को बुलाकर रेवती को अस्पताल में लेकर गई। राधा को ये बात जैसे पता चली वैसे ही राधा अस्पताल में आ गई। तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी माँ को? आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है, इसलिए उनकी हालत बहुत खराब है। उनका जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर, मेरी माँ के ऑपरेशन का कितना खर्चा आएगा? कम से कम 2 लाख तक आएगा। सुधा सोचने लगी कि पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा। इसी सोच में सुधा अस्पताल से घर के लिए निकल गई। घर जाते समय उसे एक सिद्ध बाबा दिखाई दिए। सुधा उनके पास जाकर, प्रणाम बाबा। क्या हुआ है बेटी, बड़ी चिंतित लग रही हो? बाबा, मैं बड़ी कठिन परिस्थिति में हूँ। मेरी माँ का ऑपरेशन करवाना है और उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। तभी उन्हें सारी कहानी पता चल जाती है। तभी बाबा सुधा से, बेटी, मैं तुम्हें ये जल दे रहा हूँ, इसे तुम अपनी गायों को पिलाना। इससे चमत्कार होगा और तुम्हारी गाय दूध की जगह सोना देने लगेगी। ऐसा कहते ही सुधा के चेहरे पर खुशी छा गई। सुधा ने बाबा को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया। तभी बाबा ने उसे एक कमंडलू में से जादुई जल दिया। वो जल लेकर सुधा अपने घर चली जाती है। घर आकर सुधा ने तीनों गायों को समान मात्रा में जादुई जल पिलाया। उस जल को पीते ही गाय सोना देने लगी। एक गाय सोना, दूसरी गाय चांदी के सिक्के और तीसरी गाय हीरे देने लगी। ये देख सुधा बहुत खुश हो जाती है। सुधा सोने के सिक्के जमा करके
एक पोटली में भर लेती है और चांदी के सिक्के और हीरे एक पोटली में भर के घर में रख देती है। सुधा बाहर आकर गायों से, बाबा, आज आपकी वजह से मेरी माँ का ऑपरेशन हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुधा पोटली लेकर सोनार के पास चली जाती है। वहाँ सोने के सिक्के बेचकर पैसे लेती है। सुधा पैसे लेकर अस्पताल में जमा करवाती है। रेवती का जल्द ही ऑपरेशन हो जाता है। कुछ ही दिनों में रेवती स्वस्थ होकर घर आ जाती है। रेवती को सोना देने वाली गायों के बारे में पता चलता है तो रेवती की आंखें भर आती है। रेवती जल्दी से गायों के पास चली जाती है और उन्हें प्रणाम करती है और अपनी बच्चियों के साथ सिद्ध बाबा के पास चली जाती है। रेवती सिद्ध बाबा से, बाबा, आपकी वजह से आज मैं जीवित हूँ और मेरा परिवार खुशहाल है। बेटी, ये तुम्हारे पुण्य कर्म है। तुमने गायों की जो सेवा की है उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद बाबा। खुश रहो बेटी। ऐसा कहकर बाबा साधना में लीन हो जाते हैं। अब रेवती अपने बेटियों के साथ घर आ जाती है। घर आकर रेवती सोना, चांदी और हीरे जमा करके सोनार के पास चली जाती है और उन्हें बेचकर जो पैसे आते हैं उसमें रेवती खुद का घर अच्छा बनवाती है और गरीबों को बहुत दान करती है। उस गांव में किसी गरीब को पैसे की जरूरत पड़े तो वो रेवती के पास आ जाया करता था और रेवती उनकी मदद कर दिया करती थी। रेवती जादुई 3 गायों की सहायता से गरीब लोगों की मदद कर रही थी। साथ ही साथ उसने गांव में बड़ा अस्पताल भी बनवाया। उसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज हुआ करता था।